हेलो एवरीवन, मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस धमाकेदार सेशन में। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। ज़बरदस्त तरीके से स्टडी कर रहे होंगे ताकि आप फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाओ। बच्चों, आज आप सबों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि है चैप्टर नंबर 17। यदि आप है क्लास 8 में तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। साइंस के चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। इसका पूरा नोट्स और क्वेश्चन आंसर आज के सेशन में मैं आपको कराने वाली हूँ। सो अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहें यदि आपको भी इस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे इन्फॉर्मेशंस इकट्ठे करने हैं। चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये किशोरावस्था होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर अपने अंगों को विकसित करता है, वह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। जब किसी भी नर या मादा में वह अपने शरीर के अंगों को विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है वो किशोरावस्था के दौरान ही होती है। और इसकी जो आयु है वो करीबन 11 से 18 वर्ष तक की। 11 से 18 वर्ष में प्रत्येक ह्यूमन बॉडी में यह जो विकास होने की प्रक्रिया है वह सबों में होती है। लेकिन लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की तुलना में 1 से 2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाती है, जो अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। ओके, इसके अलावा हम और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करेंगे कि यौवनारंभ में अर्थात किशोरावस्था में होने वाले कुछ मुख्य परिवर्तन हैं जो किस प्रकार से होते हैं। नंबर 1, लंबाई में वृद्धि शुरू हो जाती है। आपकी लंबाई अचानक से बढ़ने लगती है। आप जितना बढ़ना होता है, जितने लंबा होना होता है, आप इस अवस्था में हो जाते हैं। शरीर की आकृति में बदलाव होना शुरू हो जाता है। स्वर में परिवर्तन हो जाता है, मतलब अब आपका जो आवाज़ है वो थोड़ा सा भारी होना शुरू हो जाता है। आपकी आवाज़ में बोलने से आना शुरू हो जाता है। पहले आपका आवाज़ बच्चों की तरह होता है, लेकिन अब आप एक आदमी की तरह बोलने लग जाते हैं। आपके आवाज़ में भारीपन आना शुरू हो जाता है। लड़कों के अंदर एडम्स एप्पल उभर कर बाहर आ जाते हैं और लड़कियों की आवाज़ और अधिक तेज हो जाती है। जनन अंगों का विकास हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है। लड़कों की दाढ़ी मूछ आने लगती है। यौवनारंभ के साथ ही वृषण, टेस्टोस्टेरोन या पुरुष हार्मोन का प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय, एस्ट्रोजन या स्त्री हार्मोन बनना भी शुरू हो जाता है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु में ही हो जाता है और यह सामान्यतः 45 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। आगे है ऋतुस्राव, जो कि प्रत्येक महिला के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानने योग्य चीज़ है। ऋतुस्राव आखिरकार होता क्या है? अंडाशय में जब अंडाणु बनते हैं तब वह अंडाणु माता के शरीर में 28 से 30 दिन तक रहता है। अगर वह निषेचन नहीं करता तो वह फूट जाता है और शरीर से बाहर निकलता है। इसमें स्त्रियों का रक्तस्राव होता है, जिसे रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जिसे हम रजोधर्म या ऋतुस्राव किसे कहते हैं। आगे संतान का लिंग निर्धारण। यह कैसे पता चलता है कि लड़की होगी या लड़का? हम जानते हैं कि 46 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में होता है। अब इसको किस तरीके से बांटा गया है हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ओके, लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की अहम भूमिका होती है। पुरुष के पास X और Y गुणसूत्र होते हैं। पुरुष के पास जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, जबकि महिला में XX जो स्त्री होती हैं उनमें XX और पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओके,
जब मादा गुणसूत्र पुरुष गुणसूत्रों से मिलते हैं, यानी कि जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं, तभी जाकर के जो प्रक्रिया होती है उसे हम निषेचन कहते हैं। इस निषेचन के दौरान अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र मादा के गुणसूत्रों से मिलता है तब वह लड़की होती है। तब जो लड़की पैदा होती है, जब जो बच्चा पैदा होता है वो लड़की होती है। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तब वह जो संतान होगा वह संतान क्या होगा, लड़का होगा। ओके, नीचे के फोटो को देख करके भी आप इसे समझ सकते हैं, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे है हार्मोन। हार्मोन क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, उन्हीं में से बहुत सारे ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन उत्पन्न करती हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन महत्वपूर्ण हार्मोनों के बारे में किसका क्या कार्य होता है। सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में कि आखिरकार यह पीयूष ग्रंथि क्या होता है। यह ग्रंथियाँ हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है, मतलब हमारे विकास को, हमारी वृद्धि को नियंत्रित करके रखने का, रोक के रखने का, कितना करना है, कितना वृद्धि होना है, इसका कंट्रोल जो होता है वह पीयूष ग्रंथि के पास ही होता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ओके, यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इस ग्रंथि के सही से काम न करने पर लंबाई या तो ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर नहीं बढ़ती। वैसे ही बच्चे या तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं या फिर छोटे हो जाते हैं। ओके, अब आगे है थायराइड ग्रंथि। हम देखते हैं कि कभी कभी किसी का गला फूल जाता है और गला के फूलने के कारण उनकी जो आवाज़ होती है उसको संतुलित करने का जो काम होता है वह नहीं हो पाता है। तो यही जो गले के फूल जाने का इसका जो मुख्य लक्षण है वह है गले का फूल जाना। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है, यह हमारी आवाज़ को संतुलित करने का कार्य करती हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को थायरॉक्सिन बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि में जो इस ग्रंथि से निकलने वाले थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है उसको हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन बोलते हैं। इस ग्रंथि के काम न करने पर एक बीमारी हो जाता है, एक रोग हो जाता है जिससे हम गैटर रोग कहते हैं, जिससे हमारा गला फूल जाता है। आगे है एड्रिनल ग्रंथि। क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। ओके, यह ग्रंथि जो है हमारे पेट के हिस्से में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पेट के हिस्से में। थायराइड ग्रंथि का मुख्य लक्षण है गला फूल जाना और एड्रिनल ग्रंथि हमारे पेट में पाई जाती है। ओके, इस ग्रंथि से एड्रीनेलिन नामक हार्मोन बनता है। इससे थायरॉक्सिन, थायराइड थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन लगभग दोनों जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे शरीर के क्रोध, चिंता और उत्तेजना को संतुलित करने का कार्य करती है कौन, एड्रिनल ग्रंथि। ओके, नेक्स्ट है अग्न्याशय। यह हार्मोन भी हमारे पेट के हिस्से में पाया जाता है। इससे इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर में खाने को पचाने में सहायक होता है। इसकी वजह से ही डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है। ओके, आगे है अंडाशय। यह स्त्री संबंधी अंग है। इसमें एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। तो हार्मोन जो है, नर हार्मोन कौन होगा, तो वह होगा टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन कौन होगा, वो होगा एस्ट्रोजन। ओके, वृषण यह पुरुष संबंधी अंग है और इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कीट और मेढक के अंदर कायांतरण होता है। इसका मतलब है कि लार्वा से व्यस्त बनने का परिवर्तन। इस दौरान कीट हार्मोन उत्पन्न करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे किशोर की पोषण आवश्यकता है। क्या किशोरों को भी एक अच्छे आहार की आवश्यकता होती है जिससे वह क्या रहे, संतुलित आहार को पा करके वह स्वस्थ रहे। हम जानते हैं कि संतुलित आहार से हमारा मतलब है कि जो भी कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं, जो भी कार्ब्स हैं या फिर विटामिन्स हैं, इन सबों का समुचित मात्रा में एक सही मिलान के साथ भोजन में उपस्थित होना।
किशोर की पोषण आवश्यकताएं क्या होती हैं, इस पर चर्चा करें तो हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हर कोशिका का अलग अलग कार्य है। किशोरावस्था के दौरान शरीर की तेज़ी से वृद्धि होती है। इस वृद्धि में शरीर को एक अच्छे व्यवहार की ज़रूरत होती है, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि का पर्याप्त मात्रा में समावेश जरूरी होता है। दूध अपने आप एक संतुलित आहार है। इस दौरान हमें एक अच्छे आहार के साथ साथ शारीरिक व्यायाम की भी आवश्यकता पड़ती है, ताकि शरीर के सभी अंग सही से काम करते रहें और हम स्वस्थ रहें। यह हुआ किशोर की पोषण आवश्यकताएं। आप इसे अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे।